अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने स्टार्ट करना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में जी दो आपके पास ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ये दो ग्रुप होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि जो इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एस सब शेल में आते हैं। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में आते हैं? एस सब शेल में। तो इस वजह से इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम की एग्जांपल ले लें। 11 होते तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखें इनका जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में आते हैं। तो इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। तो अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम देखेंगे इसमें, फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो हर चीज। तो मैं लिख रहा हूं इधर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हीलियम, आपको पता है हीलियम ये 3 होता है, ये 11 होता है, ये 18 होता है, 19 होता है पोटाशियम। और रुबिडियम आपके पास 37 होता है। सीजियम आपके पास 55 और फ्रेंसियम जो होता है 87। हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो इसलिए हम हीलियम लिख देंगे 2s1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1s2 को। ठीक है। और सोडियम का आपको पता है नियोन आ जाएगा और इसमें 3s1 आ जाएगा। अब लिथियम का पीरियड कौन सा है जी? लिथियम का पीरियड सेकंड है। पीरियड सेकंड है। नीचे वाले का पीरियड जो है वो पीरियड थर्ड है। पोटाशियम का क्या है? आर्गॉन लिखेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा 4s1। इसका पीरियड 4 है। रुबिडियम का आप क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन, फिर 5s1। इसका पीरियड कौन सा होगा जी? फिफ्थ है, फिफ्थ पीरियड। फिर सीजियम का आप लिखेंगे जीनान, 6s1। इसका पीरियड कौन सा है? 6 पीरियड है। और फ्रेंसियम जो होता है ये रिडॉन लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 7s1। ये जो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही यहाँ पे आपके पास पीरियड को भी बता रहा है। तो इसका पीरियड है जी 7। एक बात याद रख लें, जो फ्रेंसियम होता है आपके पास ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है। ये तो थी आपके पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दूसरे की आप लोग खुद से कर सकते हैं। और एक बात, दूसरे ग्रुप में जो याद रखने वाली है, आपको इनके शॉर्टकट याद करने के मेथड तो आते होंगे कि इनके नाम कैसे याद रखने हैं। ये जो होता है ना आपके पास आर, तो ये जो आपके पास होता है रेडियो एक्टिव होता है, ये याद रखना है। पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव होता है। पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। इसलिए हम उन्हें प्रॉपर्टीज जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो लास्ट वाले एलिमेंट को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। समझ आई बात या नहीं आई? पहले और दूसरे ग्रुप का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, ये आपने याद रखना है।
अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जी। एटॉमिक रेडियस देखते हैं सबसे पहले। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। आपको पता है टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ये हमने पढ़ लिया है। तो ये इसका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होगा। और अल्कलाइन मेटल का क्या होगा, वो भी इसी तरह से। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अल्कली और अल्कलाइन मेटल का एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब अल्कली मेटल का रेडियस ज्यादा होता है या अल्कलाइन का जी? अल्कली मेटल का सब ज्यादा होता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अल्कली मेटल में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते वैलेंसी। आपको पता है इनकी, जो ग्रुप 1 होता है वो मोनोवैलेंट होता है और ग्रुप 2 होता है ये डाईवैलेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। इसमें एक्सेप्शन होती है आयनाइजेशन एनर्जी में। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ग्रुप 1 का जो ऑर्डर है आपके पास वो होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ग्रुप 1 में, ठीक है। और ना ही ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन है जी। लेकिन आगे जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन आ जाती हैं। तो अब तक हमने देखा एटॉमिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आयनिक रेडियाई भी सेम, उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और आयनाइजेशन एनर्जी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करें अगर इनकी हम, फिजिकल स्टेट क्या होगी, अल्कली मेटल जो होते हैं ये सिल्वर। आवाज आ रही है सबको जी? जी सर। अल्कली मेटल जो होते हैं आपके पास ये सिल्वरी वाइट होते हैं, सिल्वरी वाइट। इनके ज्यादा लस्टर होती है, मोर लस्टर। और दूसरी बात ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स। इन्हें चाकू की मदद से कट किया जा सकता है, नाइफ की मदद से, ठीक है। तो अब अल्कलाइन जो होते हैं आपके पास ये भी सिल्वरी वाइट होते हैं। और दूसरी बात ये सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये अल्कली मेटल से हार्डर होते हैं। किससे? अल्कली मेटल से हार्डर होते हैं, ये याद रखना है। अब इनके मेटेलिक करैक्टर की बात करते हैं हम। ये मैं मोस्टली आपको सबकी प्रॉपर्टीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक करैक्टर। तो एक बात याद रख ले, मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? क्योंकि सर साइज इंक्रीज होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होगा। हाँ जी ठीक है। तो ये बात याद रखनी, जैसे जैसे साइज बढ़ता है
आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत उतनी ही बढ़ जाती है, जिस वजह से उनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या इंक्रीज कर जाता है। आपको पता है मेटल वही सब्सटेंस होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जी इंक्रीज होता है सर। हाँ जी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ये मेटेलिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग पे। तो मेटेलिक बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? जी, तो उधर प्रॉपर्टीज में मेरे ख्याल में नो नहीं सर। पढ़ाया मैंने। नो सर। चलें थोड़ा सा बता देता हूँ मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस वो लॉस करते हैं। एटम, हर एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लॉस करता है, ऐसे ही है ना। तो जैसे 10 अगर सोडियम के एटम है तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे पूल की तरह ये मूव कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर मैं बनाकर दिखाऊं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो ऐसे नदी की तरह मूव कर रहे हैं, कैनाल की तरह, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इसे क्या कहते हैं हम? जी, मेटेलिक बॉन्ड। या आप कह लें दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहेंगे? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन उसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हाँ जी, कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली बॉन्ड ही तो होता है ना। जी तो सर, लेकिन दूस, मेटेलिक। दूसरी बात मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई, दो मेटेलिक पॉजिटिव चार्ज्ड पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहेंगे हम? ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड किसकी बेस पे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की बुनियाद पर, ठीक है। तो ये मेटेलिक बॉन्ड होगा आपके पास। तो अब हम मेटेलिक बॉन्ड जो डिपेंड करती, मेटेलिक बॉन्डिंग दो तरह पर, दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली हम देखते सर हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान भी हो सकती है। नेगेटिव चार्ज तो होता ही नहीं ना मेटल में, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन के दरमियान। इलेक्ट्रॉन के दरमियान तो बॉन्ड होता ही नहीं। कभी सुना है इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड हो? इलेक्ट्रॉन, दो एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तब बॉन्ड बनता है, ठीक है। सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके दरमियान तो रिपल्शन होगी ना। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जी ये डिपेंड करती नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। और ये आप याद रखें मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। और ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। समझ आई या नहीं आई? कि जितने ज्यादा एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा क्या बनाएगा? मेटेलिक बॉन्ड। ऐसे है या नहीं है? जी बताएं। और जितने ज्यादा वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो आपको नहीं लगता कि उसमें उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हाई होगा? किसी को समझ ना आई हो? जी बताएं। आगे सर। आगे। चलें
तो अब आपसे पूछा जाए कि सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का। क्यों? मैग्नीशियम का हाँ strong जी है। सही है। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू जी अल्कली मेटल। ये कह सकते हैं या नहीं? जी सर जी बिल्कुल। तो एक बात याद रख लें, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज तो क्या करता है? बताएं, साइज क्या करता है? इंक्रीज इंक्रीज। करता है। तो साइज इंक्रीज करता है तो आपको पता है जो न्यूक्लियर की फोर्स होती है वो क्या कर जाती है? कम होती है। कम होती है। तो जब फोर्स कम होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? टॉप टू बॉटम कम हो जाएंगे सर। कम हो जाएंगे। ये बात Increase. याद रखनी है। हेलोजन का केस और है, उसमें टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती, यहाँ पे न्यूक्लियर की फोर्स क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। या दूसरे लफ्जों में मैं आपसे कहूं कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ने का क्या होता है? अब मुझे बताएं, ये छोटा साइज है और ये भी छोटा साइज है, इनके दरमियान कोई वाइड आई है, स्पेस आई है इनके दरमियान? जी बताएं, कुछ स्पेस आई है इन दोनों? ये एटम सोडियम का है और ये भी सोडियम का है, इनके दरमियान कोई स्पेसिस है दरमियान में? ये इस जगह पे नहीं है ना। अब देखें, अगर मैं बात करूं सीजियम की, ये सीजियम का है और ये भी सीजियम का है, तो देखें यहाँ पर स्पेस आ गई है, वॉइड क्रिएट हो गई है। तो वॉइड के आने से पैकिंग क्या हो जाती है? पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। पैकिंग क्या हो जाती है? पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। जब पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, दो जब सोडियम एटम है छोटे छोटे साइज वाले, तो उनके दरमियान देखे कोई वाइड नहीं है तकरीबन, ऑलमोस्ट। लेकिन अगर मैं बड़े साइज वाले एटम ले लूं तो उनके दरमियान देखे वाइड जनरेट होगी। ये जो स्पेस है इसे वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बड़ा हो जाता है उनको पैक करना मुश्किल हो जाता है। समझ आ रही बात या नहीं? बेसिकली जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है पैकिंग पर डिपेंड करती है। ये पैकिंग होती है कि एक मेटेलिक लेटिस में एटम्स कैसे पैक हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पैकिंग पर भी डिपेंड करते। तो आपको मैंने बता दिया टॉप टू बॉटम क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी बताएं, डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है? डिक्रीज होता है सर। क्यों डिक्रीज डिक्रीज करेगा होता सर। है? हाँ जी, साइज के सर इंक्रीज फोर्स होने ऑफ से। अट्रैक्शन कम हो जाती है उसकी न्यूक्लियस की आटोमोस इलेक्ट्रॉन पे। और साइज बेसिकली, हाँ जी, फोर्स की और साइज इतना बढ़ जाता है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ना वो डिक्रीज कर जाती। समझ आई बात की या नहीं आई? ये कौन सी चैप्टर पार्ट है? ये हम एस ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है जी, ये जो मैग्नीशियम होता है ना इसका आपके पास एक्सेप्शन आती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी, और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एक बात याद रख ले, जो चीज एक्सेप्शन होती है ना पेपर में वही पूछी जाती है। ठीक है, एक बात मेरी नोट कर लें, इसका आपको मैं बता रहा हूं कि मैग्नीशियम जो होता है ना इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है बाकियों से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की वजह से मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रह जाता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल रीजंस। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी सेम है जी सब। सर हाई होगा इसका लो होगा फिर? इसका लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है एज कम्पेयर टू अदर, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है इसका। सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है इनकी। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
हमें कितनी एनर्जी चाहिए, और दूसरी बात जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं ना आपके पास, वो डिपेंड कर रहे होते पैकिंग कितनी अच्छी है। समझ आई बात या नहीं आई? तो पैकिंग अगर वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसी हिसाब से फिर कम हो जाएंगे। क्लियर है? ये सर है, ये मैग्नीशियम का क्योंकि निस्बत ज्यादा नहीं होता, ये लो होता है? लो होता है इनका, मैग्नीशियम का लो होता है। लो। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बाकियों से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये लो होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या बताया कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी सोडियम से या कम कम होगी? होगी इनकी। सोडियम की बात नहीं कर रहे हम, इनकी बात कर रहे हैं इसकी फैमिली से। जैसे इसकी जो ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं हम। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? हम बात मतलब कर रहे सब ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में सबसे कम लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, हाँ जी, मैग्नीशियम का। इसी का होता है। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, ये रीजन है। ठीक है, एक बात आपको पता है कि इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सेप्शंस के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन जो हमारे पास अल्कली मेटल है उनमें इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बेसिक यही चीजें होती हैं जो मैंने 5-6 आपको बताई हैं, जो पेपर में मोस्टली रिपीटेड पूछी जाती हैं। और एक अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे पास नोट्स लिखे हैं उसमें काफी मटेरियल दिया हुआ है। तो आपने जो ये नोट्स भी करने हैं, और एफएससी का चैप्टर आपने करना है, ये याद रखें। ठीक है, एफएससी का चैप्टर करना है, और इनऑर्गेनिक के लिए आपको कोई बुक कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। एक बात सर याद आप रखना। अपने नोट्स सेंड कर दीजिएगा। नहीं, नोट्स मैं सेंड नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपको लेक्चर में मैं सारी चीजें डिटेल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाना और पिक्चर बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए नोट्स नहीं, आपको लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप लेक्चर को सुनकर या तो लेक्चर के दौरान नोट्स बना सकते हैं अपने, लिख सकते हैं साथ साथ। एक बात याद रख ले कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की, ये लेस होती है। ठीक है, समझ आ रही बात या नहीं आ रही? ये तो आपको पता है। आपने फ्लेम टेस्ट क्या लिखा है? फ्लेम टेस्ट का अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं इनका साइज ज्यादा होता है, और इसलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो कम होती है। यही बात है या नहीं, बताएं? जी सर। अब एक बात मुझे बताएं, जो फ्लेम के पास एनर्जी होती है, फ्लेम के पास वो हाई एनर्जी तो होती नहीं है, ऐसा है या नहीं है? फ्लेम के पास जो एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा तो नहीं होती ना। तो वो अल्कली मेटल जो होते हैं फ्लेम टेस्ट शो करवाते हैं। क्यों शो करवाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या होती है, हमें कम दरकार होती है। तो इसलिए अल्कली और अल्कलाइन मेटल फ्लेम टेस्ट शो करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये सोडियम की ग्राउंड स्टेट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब इसे थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है, क्योंकि इसको आपको पता है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाते हैं तो आपको पता है एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होते, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आता है तो आपको पता है एनर्जी रिलीज करता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? जो वो एनर्जी रिलीज करता है उसकी वजह से हमें क्या शो होता है? उसका कलर शो होता है। क्या शो होता है? कलर शो होता है, एक्साइटेशन की वजह से। बताएं किसी को समझ ना आया फ्लेम टेस्ट? जी, क्लियर है सबको? आपने खुद भी किया होगा। आप एक फ्लेम टेस्ट जो आपके पास होता है शोला, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? एक सेप्चुला से उसमें पाउडर फॉर्म में क्या ले रहे होते हैं? मेटल लेते हैं पाउडर फॉर्म में, और उसके ऊपर हीट करवाते हैं उसे जी। तो आपको एक कलर शो होता है, कलर शो होता है। कलर किसकी वजह से शो होता है? एक्साइटेशन की वजह से या एब्जॉर्प्शन की वजह से? जी बताएं।
इमिशन की वजह से शो होता है या एब्जॉर्प्शन की? एक्साइटेशन। इमिशन की वजह से या एब्जॉर्प्शन की वजह से? सर कलर हमेशा emission एमिशन की वजह से होता है सर। हाँ जी, इमिशन Emission की की वजह वजह से से। होता है। ठीक है, कल मैंने इसीलिए आपको ठीक। क्वांटम में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से डार्कनेस शो होती है, ये भी याद रख लें। तो इस तरह से ये फ्लेम टेस्ट होता है। अब दो ऐसे भी मेटल है हमारे पास जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते, कौन से हैं जी? एक है, ये आपने याद रखनी है, इनका मैं आपको रीजन बताऊंगा इनकी। ब्रिलियम और मैग्नीशियम, ये जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। क्या नहीं देते? फ्लेम टेस्ट। क्यों नहीं देते बताएं जी, वाई फ्लेम ये नहीं देते? सर इनकी पैकिंग अच्छी होगी बहुत ज्यादा। ये नहीं, पैकिंग पैकिंग तो इनकी अच्छी अच्छी नहीं। नहीं है। बात सर देखें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है। इनमें जो होता है ना, एक बात याद रख ले, ब्रिलियम और मैग्नीशियम का स्मॉलर साइज होता है। तो आप मुझे बताएं, स्मॉल साइज वाले में से न्यूक्लियर की फोर्स ज्यादा होगी कम होगी उस पे जी? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियर की फोर्स ज्यादा होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है और इनको एनर्जी ज्यादा। और ये आपको पता है, ब्रिलियम और मैग्नीशियम मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड शो करवाते हैं। ऐसा है या नहीं है जी? कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं ना ज्यादातर ये। तो इसी रीजन की वजह से बनाते हैं कोवलेंट, क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है। तो आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है, शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन उनमें से रिमूव नहीं होता। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है, जो आपके पास फ्लेम टेस्ट में नहीं होती। जो आप शोला इस्तेमाल कर रहे होते फ्लेम, उसमें ये एनर्जी मौजूद नहीं होती। हाँ जी, समझ आई या नहीं आई बताएं? क्लियर है सर अगर सबको? साइज ही बेसिक क्राइटेरिया है, साइज ही अगर बेसिक क्राइटेरिया तो सोडियम को भी नहीं देना चाहिए फिर। सोडियम का जो होता है मेटेलिक नेचर वो ज्यादा होती है। आप ये बात नहीं देख रहे, आप देखें लेफ्ट टू राइट, इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ गया इन पर। सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है या ब्रिलियम का या मैग्नीशियम का जी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा लग रहा होता है, सोडियम पर या मैग्नीशियम पर? बताएं। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पे। तो क्यों? इसका मतलब यह है कि सोडियम के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। समझ आ रही है बात? ये रीजन होती है इसकी। अच्छा। तो अब मैं आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं। ये बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इनके कलर में बता देता हूं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये आपको मैं इनके कलर बताता हूँ। लिथियम का जो कलर होता है वो क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड। ठीक है, और सोडियम का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है। बाज औकात ना केला येलो दिया होता है, ये येलो के साथ और लफ्ज लिखा होता है, जैसे क्रिम्सन येलो या और कोई लफ्ज लिख दिया तो गोल्डन येलो होता है सोडियम का कलर, ये याद रखिएगा हमेशा। पोटाशियम का जो कलर होता है वो वायलेट होता है जी, ये याद रखें, हर सूरत में याद रखें, एमसीक्यूज पूछा जाता है इनमें से। जो रुबिडियम का कलर होता है ये रेड वायलेट होता है। क्या होता है? रेड वायलेट। सीजियम का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। अब इनको याद कैसे रखेंगे आप? इनके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। ये LI से मुराद लिपस्टिक। ठीक है, लिपस्टिक का कलर होता है रेड। और सोडियम से मुराद सन। ठीक है, और यहां पर पोटाशियम से मुराद ले लें कि आप KV। और रुबिडियम से आप ले लेंगे जी RV। और सीजियम से आप लेंगे C। समुंदर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है या नहीं होता जी? सर वो ब्लू किस वजह से होता है?
वो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो अभी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समुंदर का कलर क्या होता है? ब्लू होता है ना। जी जी। आसमान का कलर क्यों ब्लू होता है? ये स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग फिनोमिना गैसेस की होता वजह है, से होता है। ठीक है। गैसेस नहीं, स्कैटरिंग की वजह से होता है। स्कैटरिंग, लाइट स्कैटर होती है, ठीक है, और वो ओके। चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से कलर ब्लू शो होता है। तो अब इनको याद कैसे करना है? जो आपने याद करना है, लिपस्टिक सन, लिपस्टिक सन यानी रेड सन आप कह रहे, लिपस्टिक सन, वेरी, यहां पे मैं केवी का वेरी ले रहा हूं, ठीक है। वायलेट, वेरी, रेड वायलेट सी, यानी ये मतलब आपने इस तरह से अपने लफ्जों में भी कोई शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको आसान रहे वो आपने याद रखना है, ये बात याद रख लें। तो ये कलर है इनके। अब मैं आपको अल्कली मेटल ग्रुप 2 की बात बताता हूँ। ये ब्रिलियम और मैग्नीशियम तो फ्लेम टेस्ट देते नहीं है। सर स्टार्ट में आपने बताया ये जो मेटल्स होती हैं वाइट सिल्वरी होती हैं, फिर वो वैसे होते हैं, लेकिन ये कलर्स ये शो ये करते हैं फ्लेम फ्लेम की पे। बात है ना, फ्लेम वैसे वाइट सिल्वरी होते हैं, लेकिन जब फ्लेम टेस्ट की बात, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है नहीं आ ओके। रही? तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब कैल्शियम का जो कलर होता है वो ब्रिक रेड होता है। जैसे शेड्स नहीं होते, वो लाइनर जो होता है उसके शेड्स होते हैं डिफरेंट कलर के, ब्रिक रेड। फिर आ जाता है क्रिम्सन रेड। ये वैसे शेड्स की तरह ही है जी, कि कलर रेड ही है लेकिन उसमें शेड्स डिफरेंट है। बेरियम आ जाता है एप्पल ग्रीन, और रेडियम जो आ जाता है ये प्योर रेड होता है। तो ये कलर आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये चार शो करवाते हैं आपके पास। अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, इनकी बात करते हैं हम, सम रिएक्शंस इनके देख लेते हैं। पहला जो रिएक्शन होता है जी, हाँ जी, लास्ट वाले एलिमेंट कौन सा कलर था? रेड था जी। एलिमेंट में रेडियम का जो आर ए का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये मैं आपको दोनों के कंबाइंड रिएक्शन बताऊंगा, अल्कली के भी और अल्कलाइन के भी। अच्छा, एक बात याद रख ले, जब भी ऑक्सीजन के साथ किसी चीज का रिएक्शन होता है तो तीन चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं। कौन सी? एक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है, दूसरा परऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है, तीसरा आपके पास क्या प्रोड्यूस हो सकता है? सब ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड, तीन चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं आपके पास। तो आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, ये हमारा बीच में रह जाएगा, तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है।